तो फेज 1 के बाद अब बारी है इन्फिनिटी सागा के सबसे इंपॉर्टेंट फेज की। इसी फेज ने बेस सेट किया था इन्फिनिटी सागा का। फेज 2 के साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका था, जहां मार्वल ने आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर की कहानियों को कंटिन्यू करते हुए कैरेक्टर्स को आइडिया दिया कि कोई बाहर कुछ तो कर रहा है जो इन्फिनिटी स्टोन्स हरकत में आ गए हैं। यहाँ एक नई टीम और एक नया सुपर हीरो भी इंट्रोड्यूस हुआ। तो आइए बढ़ते हैं इस रिकैप सीरीज के नए चैप्टर की तरफ, जहां मैं फेज बाय फेज आपको सारी इंपॉर्टेंट स्टोरीज, कैरेक्टर्स के जबरदस्त आर्क्स और सारे कनेक्शंस का सिंपल और शॉर्ट रिकैप दूंगा, ताकि सिर्फ फन रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो दोस्तों, आपका स्वागत है रिकैप सीरीज के नए एपिसोड में, जहां आज मैं आपको रिकैप देने जा रहा हूं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 2 का। तो बिना स्पॉयलर्स की चिंता करे चलिए शुरू करते हैं। आयरन मैन 3 1999 की न्यू ईयर पार्टी में टोनी स्टार्क मिलता है एक्सट्रीमिस की इन्वेंटर माया हेंसन से। एक्सट्रीमिस एक एक्सपेरिमेंटल रीजनरेटिव ट्रीटमेंट था जो कि लोगों के उन चोटों को ठीक करता जिन चोटों की वजह से उनके हाथ पैर जा चुके थे। वहीं डिसेबल्ड साइंटिस्ट ऑल्ड्रिक किलियन भी उन दोनों से मिलता है और ऑफर करता है अपनी कंपनी एडवांस्ड आइडिया मैकेनिक्स यानी एम में जगह, पर टोनी उसे झूठ बोलकर रिजेक्ट कर देता है। 13 साल बाद टोनी न्यूयॉर्क में हुए एलियन इन्वेजन से पीटीएसडी का शिकार हो चुका है, जहां उसे बार बार पैनिक अटैक भी आ रहे हैं। उसे नींद भी नहीं आ पा रही, जिसकी वजह से उसकी रातें बीत रही हैं आयरन मैन सूट्स बनाते हुए, और यही कारण बन रहा है उसके और उसकी गर्लफ्रेंड पेपर पॉट्स के बीच दूरी का। दूसरी तरफ दुनिया में कई बॉम्बिंग्स हो रही हैं, जिसकी जिम्मेदारी ले रहा है टेन रिंग्स, जिनका लीडर है मैंडरिन। ऑल्ड्रिक किलियन 13 साल बाद बिल्कुल फिट एंड फाइन कंडीशन में मिलने आता है पेपर से, जिसके साथ आए एरिक 7 पर हैप्पी नजर रखता है। पर इस प्रोसेस में हैप्पी शिकार बनता है इन्हीं टेररिस्ट अटैक्स का, जिसके बाद गुस्से में आकर टोनी मैंडरिन को धमकी दे देता है, जहां वो उसे अपना एड्रेस बताता है। तब टोनी हैप्पी के एक्सीडेंट की जांच करता है, जहां से उसे पता चलता है टेनेसी में हुए ऐसे ही अटैक के बारे में। टोनी का एआई जार्विस टेनेसी का प्लान सेट कर देता है, पर तभी उसके घर माया आती है। पर इससे पहले माया बता पाती कि वो वहां क्यों आई है, मैंडरिन के गनशिप हेलीकॉप्टर टोनी के घर पर अटैक कर देते हैं। टोनी पहले पेपर को बचाता है, जो कि माया को बचाती है। फिर टोनी अपने एक्सपेरिमेंटल आर्मर मार्क 42 में सामना करता है उन गनशिप्स का, पर बीच लड़ाई में जार्विस टोनी को बचाकर वहां से निकालता है और उनके फ्लाइट प्लान के हिसाब से टेनेसी ले जाता है। पर क्योंकि ये सूट एक्सपेरिमेंटल था, तो ये फुल्ली फंक्शनल नहीं था और इसमें इतनी पावर भी नहीं थी कि वो टोनी को वापस घर ले जाए, जिस वजह से दुनिया को लगता है कि टोनी इस अटैक में मारा जा चुका है। टेनेसी में टोनी मिलता है हार्ली कीनर नाम के बच्चे से, जो कि उसकी मदद करता है उसके सूट को चार्ज करने में, और उसके साथ मिलकर टोनी वहां के एक्सप्लोजन को इन्वेस्टिगेट करता है, जिनमें उसे मैंडरिन के निशान मिलते हैं। पर ये एक्सप्लोजन मैंडरिन के टेररिस्ट अटैक से बहुत पहले हुए थे। तब टोनी ये पता लगाता है कि इस बॉम्बिंग को ट्रिगर किया था सोल्जर्स ने, जिनकी बॉडी में एक्सट्रीमिस्ट डाला गया, पर उनकी बॉडी ने एक तबाही के साथ एक्सट्रीमिस्ट रिजेक्ट कर दिया। और ये सब किया धरा था ऑल्ड्रिच किलियन और उसकी कंपनी एम का, जहां उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट के एक्सप्लोजन को छुपाने के लिए टेररिस्ट ग्रुप का नाम आगे रख दिया। इसी जांच के बीच टोनी का सामना हुआ एजेंट ब्रांड और 7 से, जहां वो दोनों भी लोडेड थे एक्सट्रीमिस्ट से। टोनी एजेंट ब्रांड को मार देता है और 7 को हराकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ माया पेपर को बताती है अपनी कंपनी के बारे में, जहां ऑल्ड्रिक आता है और पता चलता है कि माया पेपर को किडनैप करने आई थी। दूसरी तरफ अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज भी मैंडरिन के बारे में पता लगाने में लगी होती है, जहां टोनी का दोस्त कर्नल जेम्स रोडी रोड्स, जिसे जाना जाता था वॉर मशीन के नाम से, उसे अब रीब्रांड करके कहा जाता है आयरन पेट्रियट, तो उसे एम अपने जाल में फंसाकर उसका आर्मर ले लेता है। टोनी मैंडरिन का पता लगाते हुए पहुंचता है मायामी, जहां वो खुद से बनाए हुए हथियारों से उनके हेडक्वार्टर्स में घुसता है। अंदर पहुंचकर उसे पता चलता है कि मैंडरिन एक इंग्लिश एक्टर है ट्रेवर स्लीटरी के नाम से, जिसको कोई आइडिया नहीं है कि उसकी शक्ल दिखाकर बाहर क्या बवाल मचाया जा रहा है। तभी किलियन वहां आता है और टोनी को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो टोनी को ब्लैकमेल करता है एक्सट्रीमिस्ट की फटने वाली गड़बड़ी को ठीक करने में, जहां उसने पेपर में भी एक्सट्रीमिस्ट डाल दिया ताकि टोनी उसे बचाने के लिए उसकी मदद करे। पर तभी माया किलियन को धोखा दे देती है, पर किलियन उसे जान से मार देता है, ये कहते हुए कि अब टोनी उसकी जगह ले लेगा। दूसरी तरफ टेनेसी में हार्ली के घर पर टोनी का मार्क 42 सूट चार्ज हो चुका था, जिसे टोनी तुरंत बुलाता है और वहां से निकलता है और मिलता है रोडी से, जिससे उसे पता चलता है कि किलियन प्रेसिडेंट एलिस को किडनैप करेगा आयरन पेट्रियट सूट की मदद से। टोनी तुरंत मार्क 42 सूट को एयरफोर्स 1 पर भेजता है, जहां प्रेसिडेंट किडनैप हो चुके थे, पर किलियन का एजेंट 7 वहां था, जिसे टोनी मार देता है और एयरफोर्स 1 के सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को बचा लेता है। दूसरी तरफ एक डैमेज्ड ऑयल टैंकर पर प्रेसिडेंट एलिस को लाया जाता है,
है, जहां उन्हें लाइव टीवी पर मारने की बात होती है ताकि वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह ले ले और किलियन के इशारों पर चले, जिसके बदले में किलियन उसकी बेटी की डिसेबिलिटी ठीक कर देगा। टोनी और रोडी वहां पहुंचते हैं, जहां टोनी जब घिर जाता है तब वो अपने शौक को वहां बुलाता है क्रिसमस मनाने। सारे आयरन मैन सूट्स उड़ते हुए आते हैं जिन्हें कंट्रोल कर रहा होता है जार्विस। ये सारे सूट्स सारे एक्सट्रीमिस्ट पावर्ड बीइंग्स से भिड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ रोडी प्रेसिडेंट को बचा लेता है और उन्हें सेफ्टी तक ले जाता है। वहीं टोनी मिलता है पेपर से, जो कि एक्सट्रीमिस्ट प्रोसीजर सरवाइव कर चुकी थी, पर इससे पहले वो उसे बचा पाता पेपर का रिग बर्बाद हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। टोनी टूट चुका था, तभी वो किलियन की पिटाई शुरू करता है। वो अलग अलग सूट बदलकर किलियन से टक्कर लेता है और लास्ट में अपने मार्क 42 सूट को पहनाता है किलियन को और उसे फटने को कह देता है, पर किलियन एक्सट्रीमिस्ट से बच जाता है। जिसके बाद वो टोनी को मारने ही वाला था कि तभी पेपर भी एक्सट्रीमिस्ट की वजह से बचकर किलियन की जान ले लेती है और टोनी को बचा लेती है। अपनी गर्लफ्रेंड के आगे अपना प्यार साबित करने के लिए टोनी जार्विस से कहता है कि सारे आयरन मैन सूट बर्बाद कर दे। जिसके बाद वाइस प्रेसिडेंट और ट्रेवर स्लेटरी अरेस्ट हो जाते हैं। हैप्पी अपनी इंजरी से रिकवर करता है। टोनी पेपर के अंदर से एक्सट्रीमिस्ट के इफेक्ट्स को स्टेबलाइज करता है और अपनी आयरन मैन की लाइफ को धीमा करने के लिए अपने अंदर के श्रैपनेल निकलवा लेता है, जिसकी वजह से उसे आर्क रिएक्टर पहनने की जरूरत नहीं थी। पर टोनी इन सभी इवेंट्स के बीच साबित कर देता है कि चाहे सूट हो या ना हो, वो हमेशा आयरन मैन रहेगा। थॉर द डार्क वर्ल्ड। कई युगों पहले ओडिन के पिता बोर ने जंग छेड़ी थी डार्क एल्फ मेलिकित के खिलाफ, जो कि कन्वर्जेंस के दौरान एथर को अनलीश करके 9 रियल्म्स को अंधकार से ढकना चाहता था। बोर मेलिकित की आर्मी को उसकी दुनिया स्वार्थल 5 में हराते हैं, जिसके बाद बॉर के साथ के लोग उन्हें एथर को बर्बाद करने को कहते हैं, जिसपे बॉर बताते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। तब बोर एथर को एक अनजान दुनिया में छुपा देते हैं जहां कोई नहीं पहुंच सकता। हालांकि इस प्रोसेस में मेलिकित अपनी आर्मी को मरता छोड़कर कुछ डार्क एल्फ्स के साथ वहां से भाग जाता है। प्रेजेंट डे एसगार्ड में लोकी को ओडिन के सामने लाया जाता है, जहां ओडिन उसे न्यूयॉर्क पर चित्तौरी अटैक के लिए जेल की सजा देते हैं। दूसरी तरफ थॉर और उसके दोस्त लेडी सिफ और वॉरियर्स 3 वेनेहाइम को बचाते हैं मॉरॉडर से, जिससे 9 रियल्म्स में शांति बन सके। 9 रियल्म्स 2 साल पहले बाइफ्रॉस्ट की बर्बादी के बाद से अफरा तफरी में था, पर अब सब ठीक है। ओडिन का प्लान था कि इन सब के बाद वो थॉर को एसगार्ड का राजा बनाएंगे। एसगार्डियंस को कन्वर्जेंस के बारे में पता चलता है कि ऐसा होने वाला है, एक ऐसा रेयर ओकेजन जहां 9 रियल्म्स एक लाइन में आते हैं। जब ऐसा होने वाला होता है तब जगह जगह पोर्टल्स बनने लगते हैं, जो कि 9 रियल्म्स को आपस में जोड़ते हैं। लंदन में एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर जेन फॉस्टर को उसकी इंटर्न डॉक्टर डार्सी लुइस लेकर आती है एक अबैंडन वेयरहाउस, जहां वैसा ही एक पोर्टल सामने आया था। जेन उनमें से एक पोर्टल से एक छुपी हुई अनजान दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाती है, जहां उसका सामना होता है छुपे हुए एथर से। एथर आजाद हो जाता है और घुस जाता है जेन की बॉडी में। एसगार्ड में थॉर जब बाइफ्रॉस्ट को चलाने वाले हाइमडाल से पूछता है कि जेन कैसी है, तो वो कहता है कि उसे जेन दिख नहीं रही। थॉर तुरंत अर्थ पर जाता है, जहां जेन वापस टेलीपोर्ट हो चुकी थी। थॉर को जैसे ही एथर के बारे में पता चलता है, वो जेन को ले जाता है एसगार्ड, जहां ओडिन थॉर को समझाते हैं कि एथर ना सिर्फ जेन की जान ले लेगा, बल्कि अपनी भविष्यवाणी के हिसाब से अंधकार भी ले आएगा। एथर के हरकत में आते ही मेलिकित भी जाग उठता है। जैसे ही उसे पता चलता है एथर के बारे में, वो एसगार्ड पहुंच जाता है अपने डार्क एल्फ्स फोर्स के साथ, जहां थॉर और लोकी की मां फ्रिगा जेन को बचाने के लिए सामने आती है और मेलिकित अपने साथी डार्क एल्फ एल्ग्रिम की मदद से फ्रिगा की जान ले लेता है। मेलिकित वहां से बिना जेन के निकल जाता है। तब थॉर लोकी को लेकर जाता है मेलिकित से अपनी मां की मौत का बदला लेने। लोकी को एसगार्ड से निकलकर स्वार्थलफाइम जाने का सीक्रेट रास्ता पता था। स्वार्थलफाइम पहुंचकर लोकी अपने इल्यूजन से मेलिकित को ट्रिक करता है ताकि वो जेन के अंदर से एथर निकाल दे। तब थॉर एथर को बर्बाद करने की कोशिश करता है, पर एथर बर्बाद नहीं हो सकता। अगले ही पल मेलिकित एथर के साथ मर्ज होकर वहां से निकल जाता है, जहां लोकी वहां खुद को सैक्रिफाइस कर देता है एल्ग्रिम को मारकर अपनी मां की मौत का बदला लेने के लिए। लोकी की मौत से दुखी होकर थॉर जेन को लेकर आता है लंदन, जहां वो मिलता है जेन के मेंटर डॉक्टर एरिक सेल्विक से। वहां उन्हें कन्वर्जेंस और एथर के कनेक्शन के बारे में पता चलता है कि मेलिकित पूरे यूनिवर्स को अंधकार में डालने की तैयारी में है, जहां इन सब का सेंटर है ग्रीनविच।
तब थॉर एथर की पावर वाले मेलिकित से भिड़ना शुरू करता है और थॉर के साथ ही डॉक्टर सेल्विक के बनाए हुए टेलीपोर्टेशन डिवाइसेस यूज करके मेलिकित के डार्क एल्व्स का सामना कर रहे थे। थॉर और मेलिकित की लड़ाई कन्वर्जेंस की वजह से अलग अलग रियल्म्स में होती जा रही थी। तब मेलिकित थॉर से दूर एथर अनलीश करना शुरू करता है। तब थॉर सेल्विक के टेलीपोर्टेशन डिवाइस से मेलिकित को अर्थ से दूर टेलीपोर्ट कर देता है और तब सेल्विक मेलिकित की शिप को मेलिकित की लोकेशन पर टेलीपोर्ट करके मेलिकित को क्रश कर देता है, जहां मेलिकित मारा जाता है। तब थॉर एसगार्ड वापस आता है, जहां वो ओडिन से कहता है कि वो राजा नहीं बनना चाहता, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। तब पता चलता है कि वहां ओडिन नहीं बल्कि उनकी शक्ल लिए हुए लोकी बैठा था, जिसने अपने डेथ का इल्यूजन बनाया था। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में वोल्स्टैग और लेडी सिफ कलेक्टर के पास जाते हैं एथर को उसकी केयर में रखने, क्योंकि टेसरेक्ट ऑलरेडी एसगार्ड पर है और उन्हें डर है कि 2 इन्फिनिटी स्टोन्स को एक जगह रखना बहुत खतरनाक है। जब वो वहां से निकलते हैं तो टेनलियर टिवान यानी कलेक्टर अपनी इच्छा सामने रखता है कि 1 स्टोन मिल गया, 5 बचे हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में थॉर और जेन एक साथ होते हैं। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। न्यूयॉर्क के हमले के 2 साल बाद स्टीव रॉजर्स वॉशिंगटन डीसी में काम करते हैं शील्ड के लिए, जहां वो कोशिश कर रहा है आज की दुनिया में ढलने की। वो मिलता है सैम विल्सन से, जो कि यूएस एयरफोर्स के लिए पैरा रेस्क्यू का काम कर चुका है और फिलहाल वॉर वेटरन्स की मदद करता है। इसके बाद स्टीव जाता है एजेंट नताशा रोमनॉफ और शील्ड के काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक टीम के साथ एक शील्ड वेसल को आजाद करवाने, जहां बैटरॉक नाम के पायरेट ने शील्ड एजेंट्स को बंदी बना रखा था। स्टीव बैटरॉक से निपटता है और तभी उसे पता चलता है कि नताशा वहां अलग ही मिशन पर आई थी, उस शिप के कंप्यूटर से डेटा निकालने। शील्ड हेडक्वार्टर्स ट्रिस्केलियन पर आकर स्टीव शील्ड डायरेक्टर निक फ्यूरी से पूछता है कि वहां शिप पर क्या हुआ, जिस पर फ्यूरी उसे बताते हैं कि वो लोग प्रोजेक्ट इनसाइट पर काम कर रहे हैं, 3 बड़े उड़ते हेलिकैरियर जो जुड़े हैं स्पाई सैटेलाइट से, ताकि समय आने पर ये हेलिकैरियर मुसीबत के सामने आने से पहले उससे निपट लें। आगे फ्यूरी नताशा से मिले डेटा को डिक्रिप्ट नहीं कर पाते। तब उन्हें शक होता है इस प्रोजेक्ट पर, जहां वो अपने सीनियर और सेक्रेटरी ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी अलेक्जेंडर पियर्स से कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को फिलहाल डिले कर दिया जाए। तब फ्यूरी वहां से निकलकर जा रहे होते हैं मारिया हिल से मिलने, तभी बीच में उन पर कई एजेंट्स और विंटर सोल्जर अटैक कर देता है, जिसके बाद घायल फ्यूरी जैसे तैसे भागकर स्टीव के अपार्टमेंट पहुंचता है और स्टीव को सीक्रेटली वार्न करता है कि शील्ड कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। पर तभी फ्यूरी को विंटर सोल्जर गोली मार देता है। स्टीव विंटर सोल्जर के पीछे जाता है पर कोई फायदा नहीं होता। फ्यूरी से स्टीव को वो शिप के डेटा वाली फ्लैश ड्राइव मिलती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में फ्यूरी को डेड घोषित कर दिया जाता है, जहां मारिया हिल को उनकी बॉडी दी जाती है। तब अगले दिन अलेक्जेंडर पियर्स स्टीव को बुलाता है ट्रिस्केलियन, जहां स्टीव पियर्स को फ्यूरी और ड्राइव वाली बात नहीं बताता। पियर्स समझ जाता है कि स्टीव को छुपा रहा है और वो उसे भगोड़ा घोषित कर देता है, जहां स्ट्राइक टीम स्टीव के पीछे लग जाती है। स्टीव मिलता है नताशा से, जहां वो शिप के डेटा को यूज करके पहुंचता है न्यू जर्सी के शील्ड बंकर में, जहां स्टीव ने सिरम मिलने से पहले ट्रेनिंग ली थी। वहां नताशा और स्टीव को एक सुपर कंप्यूटर मिलता है, जिसके अंदर हाइड्रा साइंटिस्ट आर्निम जोला की कॉन्शियसनेस एआई के फॉर्म में होती है। जोला उन दोनों को बताता है कि जब स्टीव ने उसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पकड़ा था, तब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जोला को शील्ड में नौकरी मिली, जहां उसने सीक्रेटली हाइड्रा को फिर से शुरू किया, जहां वो दुनिया में केओस फैला रहा था विंटर सोल्जर का इस्तेमाल करके। तभी जोला एक शील्ड मिसाइल को बंकर की तरफ छोड़ देता है, जहां से स्टीव और नताशा जैसे तैसे बचकर निकलते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि शील्ड के अंदर पियर्स हाइड्रा लीडर है। तब स्टीव और नताशा जाते हैं सैम विल्सन को रिक्रूट करने, जो कि बताता है कि वो कोई नॉर्मल पैरा रेस्क्यू नहीं था, जहां एयरफोर्स में उसके पास एक फैल्कन विंग पैक हुआ करता था। फिर ये तीनों जाकर पकड़ते हैं शील्ड एजेंट जैस्पर सिटवेल को, जो कि शील्ड में एक हाइड्रा मोल था। उससे वो प्रोजेक्ट इनसाइट के बारे में पता लगाते हैं। जैस्पर बताता है कि जोला ने एक डेटा माइनिंग एल्गोरिदम बनाया है, जो कि उन इंडिविजुअल्स को ढूंढ सकता है जो कि भविष्य में हाइड्रा के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, और एक बार ये सभी लोग आइडेंटिफाई हो गए तो इनसाइट हेलिकैरियर्स उन्हें खत्म कर देंगे। जैस्पर को विंटर सोल्जर मार देता है और तब स्टीव, नताशा और सैम का सामना होता है विंटर सोल्जर से। ये लड़ाई जबरदस्त होती है, पर अचानक सब कुछ रुक जाता है जब विंटर सोल्जर का मास्क गिरता है, जहां स्टीव देखता है कि विंटर सोल्जर उसका दोस्त बकी है, जो कि ट्रेन से गिर गया था। वो बच गया जोला के एक्सपेरिमेंट की वजह से, जहां उसे सुपर सोल्जर बनाया गया, फिर ब्रेन वॉश करके उसमें हाइड्रा की प्रोग्रामिंग डाली गई और समय समय पर क्रायोजेनिकली फ्रीज किया गया ताकि वो हाइड्रा के काम आता रह सके। मारिया हिल स्टीव और बाकी सभी को बचाकर एक सेफ हाउस लेकर आती है, जहां उन्हें फ्यूरी मिलता है। फ्यूरी ने अपनी डेथ को फेक किया ताकि वो इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सके, जहां उन्होंने प्लान बनाया कंट्रोलर चिप्स रिप्लेस करके हेलिकैरियर्स को बर्बाद करने का।
तब प्रोजेक्ट इनसाइट के लॉन्च के दिन वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स एक साथ आते हैं। तभी कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स ट्रिस्केलियन में सबको बताते हैं कि शील्ड पर हाइड्रा का कब्जा हो चुका है और इनसाइट हेलिकैरियर से वो लोग क्या करने वाले हैं। वही नताशा एक काउंसिल मेंबर की जगह लेकर पियर्स पर पकड़ बनाती है। तभी निक फ्यूरी वहां आते हैं और पियर्स के साथ मिलकर शील्ड डेटाबेस को अनलॉक करते हैं, जहां सारी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को पब्लिक में लीक कर दिया जाता है, जिससे हाइड्रा की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। पियर्स भड़क कर नताशा को निशाना बनाता है, पर फ्यूरी उसे गोली से उड़ा देता है। कैप्टन अमेरिका और फैल्कन मिलकर 2 हेलिकैरियर की चिप रिप्लेस कर देते हैं, पर तभी वहां आता है विंटर सोल्जर, जो कि पहले सैम के सूट को बर्बाद करता है, फिर कैप्टन अमेरिका से लड़ता है तीसरे हेलिकैरियर पर। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर से भिड़ते हुए जैसे तैसे तीसरा चिप रिप्लेस करते हैं। फिर मारिया हिल हेलिकैरियर्स पर कंट्रोल बनाती है और उन्हें इंस्ट्रक्ट करती है एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए। वहीं सैम ट्रिस्केलियन में भिड़ रहा होता है स्ट्राइक लीडर ब्रॉक रमलो से। तब कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स विंटर सोल्जर के सामने जाते हैं और कहते हैं कि वो उससे लड़ाई नहीं करेंगे। विंटर सोल्जर स्टीव की पिटाई करना शुरू करता है, पर एक पॉइंट पर रुक जाता है, जिसके बाद जब इनसाइट हेलिकैरियर एक दूसरे को बर्बाद कर देते हैं, तब विंटर सोल्जर स्टीव को बचाता है पोटोमैक रिवर से और फिर गायब हो जाता है जंगलों में। फ्यूरी अपनी मौत के कवर में निकल जाते हैं बाकी हाइड्रा सेल्स को ढूंढने। दूसरी तरफ स्टीव और सैम निकल जाते हैं बकी को ढूंढने। वहीं रुमलो, जो कि हाइड्रा एजेंट था, वो उस तबाही में घायल हो जाता है और उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में बैरन वुल्फगैंग वॉन स्ट्रकर नाम का हाइड्रा एजेंट अपने साइंटिस्ट के साथ मिलकर लोकी के सेप्टर को एग्जामिन कर रहा होता है, जहां उन्होंने सेप्टर के अंदर रखे माइंड स्टोन की पावर से 2 टेस्ट सब्जेक्ट्स की सुपर ह्यूमन एबिलिटीज अनलॉक करी हैं। एक को मिली है सुपर स्पीड और दूसरी को टेलीकाइनेटिक पावर्स। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में बकी स्मिथसोनियन में अपने खुद के मेमोरियल को देख रहा होता है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1988 में छोटे पीटर क्विल की मां की डेथ हो जाती है ब्रेन कैंसर से। पीटर की मां उसे मरने से पहले एक गिफ्ट देती है। उसी वक्त पीटर को अर्थ से अगवा कर लेते हैं रैवेजर्स, एक एलियन चोर और स्मगलर्स का ग्रुप, जिनका लीडर था योंडो ओडोंटा। 2014 में पीटर, जिसे अब जाना जाता है लेजेंडरी स्टार लॉर्ड के नाम से, वो ऑसम मिक्स वॉल्यूम 1 के गाने सुनते हुए मोराक के एक मंदिर से एक ऑर्ब को चुरा लेता है। तभी उस पर क्री के बागी अटैक कर देते हैं, जिनको लीड कर रहा था कुरात। कुरात काम करता है रोनन द अक्यूजर नाम के कट्टर क्री वॉरलॉर्ड के लिए। पीटर उनसे पीछा छुड़ाकर भाग जाता है और योंडो के पूछने पर झूठ बोल देता है कि उसे ऑर्ब नहीं मिला, जिस पर योंडो गुस्से में एक बाउंटी रख देता है उसके सर पर। दूसरी तरफ रोनन अपनी असैसिन गमोरा को ऑर्ब लाने के लिए भेजता है। स्टार लॉर्ड उस ऑर्ब को नोवा एम्पायर की कैपिटल ज़ैंडार पर बेचने की कोशिश करता है। तभी गमोरा उस पर अटैक कर देती है और ऑर्ब चुरा लेती है। उसी वक्त एक जेनेटिकली और साइबरनेटिकली मॉडिफाइड रकून और उसका साथी पेड़ जैसा ह्यूमनॉइड, जिन्हें जाना जाता है रॉकेट और ग्रूट के नाम से, वो स्टार लॉर्ड की बाउंटी के बारे में पता लगाते हैं और भिड़ जाते हैं गमोरा और स्टार लॉर्ड से। तभी नोवा कॉर्प्स के ऑफिसर इन चारों को पकड़कर किलिंग जेल में डाल देते हैं, जहां ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर नाम का कैदी गमोरा की जान लेने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जुड़ी थी रोनन से, जिसने ड्रैक्स की वाइफ और उसकी बेटी की जान ली। स्टार लॉर्ड ड्रैक्स को मनाता है कि वो गमोरा को यूज कर सकता है रोनन तक पहुंचने के लिए। हालांकि गमोरा स्टार लॉर्ड को बताती है कि वो खुद रोनन को धोखा देने का सोच रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ऑर्ब उसके हाथ लगे। तब गमोरा स्टार लॉर्ड, रॉकेट, ग्रूट और ड्रैक्स को बताती है कि अगर वो लोग इस जेल से निकलते हैं तो वो इस ऑर्ब को बेच देगी टेनेलियर टिवान यानी कलेक्टर को, और जो उसका दाम मिलेगा उसको वो लोग आपस में बांट लेंगे। तब रॉकेट के प्लान को फॉलो करते हुए वो सभी वहां से आजाद होते हैं स्टार लॉर्ड के शिप मिलानो पर। दूसरी तरफ रोनन मिलता है गमोरा के पिता थैनोस से, जहां वो बताता है कि गमोरा ने उन्हें धोखा दिया है। थैनोस रोनन को धमकाता है कि उसकी वजह से उसकी फेवरेट बेटी उससे अलग हो गई और अगर वो अगली बार खाली हाथ लौटा तो वो उसे जान से मार देगा। स्टार लॉर्ड बाकी सभी के साथ पहुंचता है नोवेयर, एक सिटी प्लैनेट जिसमें चोर और सौदागरों ने अपना अड्डा जमा के रखा था। ये बना है एक मरे हुए सेलेस्टियल के सर में, जहां कलेक्टर ने अपनी कलेक्शन भी रखी हुई थी। स्टार लॉर्ड ऑर्ब लेकर कलेक्टर के पास जाता है, जहां कलेक्टर उन्हें बताता है कि इस ऑर्ब में पावर स्टोन है, 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक। इसमें बेहिसाब ताकत है जिसे सेलेस्टियल्स इस्तेमाल किया करते थे प्लैनेट्स को बर्बाद करने के लिए। तभी कलेक्टर की नौकर करीना पावर स्टोन को पकड़ लेती है और आसपास तबाही शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ ड्रैक्स रोनन को अपनी तरफ बुला लेता है और रोनन आते ही ड्रैक्स को आराम से हराकर बढ़ता है ऑर्ब की तरफ। गमोरा की अडॉप्टिव बहन नेबुला भी उसके साथ होती है। नेबुला गमोरा की शिप उड़ा देती है, जहां वो रह जाती है स्पेस में झूलती हुई और रोनन के आदमी ऑर्ब को अपने
अपने कब्जे में कर लेते हैं। स्टार लॉर्ड गमोरा की जान बचाता है उसे अपना हेलमेट देकर और रेवेजर्स को अपनी लोकेशन तुरंत भेजता है, जो कि स्टार लॉर्ड और गमोरा को पकड़ लेते हैं। तभी ड्रैक्स, ग्रूट और रॉकेट रेवेजर्स को धमकाते हैं कि अगर उन्होंने उनके साथियों को नहीं छोड़ा तो वो उन पर अटैक कर देगा। स्टार लॉर्ड रेवेजर्स को मनाता है कि वो उन्हें ऑर्ब लाकर देगा, प्लस वो रॉकेट को भी शांत करता है। फिर वो अपने साथियों को मनाता है कि उन्हें रोनन का सामना करना होगा, क्योंकि वो उसे पावर स्टोन की मदद से गैलेक्सी को बर्बाद करने नहीं दे सकते। दूसरी तरफ रोनन पावर स्टोन को लगाता है अपने वॉर हैमर में और इस पावर को हासिल करके वो थैनोस को धमकी देता है कि एक बार वो ज़ैंडार से अपना बदला पूरा कर ले फिर वो आएगा उसकी जान लेने। नेबुला को भी अपने पिता से नफरत थी, वो रोनन का साथ देने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ रेवेजर्स और स्टार लॉर्ड की टीम नोवा कॉर्प्स के साथ टीम अप करते हैं, जहां उनका प्लान था रोनन की शिप डार्क एस्टर को ज़ैंडार की जमीन पर ना उतरने देना। स्टार लॉर्ड की टीम डार्क एस्टर को मिलानों से छेद कर उसके अंदर घुसती है। रोनन को नोवा फ्लीट रोक कर रखती है, पर रोनन अपने वॉर हैमर से उन्हें बर्बाद कर देता है। वहीं ड्रैक्स अंदर कोराथ को मार देता है। गमोरा नेबुला को हरा देती है, जो कि वहां से भाग जाती है। तब वो लोग रोनन पर वार करते हैं, पर रोनन को कुछ नहीं होता। डार्क एस्टर क्रैश लैंड करता है ज़ैंडार पर, जहां ग्रूट अपने दोस्तों को क्रैश से बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करता है। रोनन डार्क एस्टर की तबाही से निकलता है और ज़ैंडार को मिटाने के लिए खुद को तैयार करता है, पर तभी स्टार लॉर्ड उसे डिस्ट्रैक्ट करता है अपने डांस स्किल से, जहां ड्रैक्स और रॉकेट मिलकर रोनन के वॉर हैमर पर अटैक करते हैं और पावर स्टोन उससे निकल जाता है। स्टार लॉर्ड तुरंत पावर स्टोन को अपने हाथ में ले लेता है, जिसके साथ साथ उसके बाकी साथी भी उसका बर्डन लेते हैं और उससे वेपराइज करते हैं रोनन को। तब स्टार लॉर्ड पावर स्टोन का कंटेनर देता है योंडू को, पर वो खाली होता है, जबकि वो असली पावर स्टोन देता है नोवा कॉर्प्स को। जब रेवेजर्स जा रहे होते हैं तब क्रैगलिन कहता है कि अच्छा हुआ उन लोगों ने पीटर को उसके पिता को डिलीवर नहीं किया जैसा उन्हें कहा गया था। स्टार लॉर्ड और उसके साथियों को जाना जाता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के नाम से। उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स खत्म कर दिए जाते हैं और स्टार लॉर्ड यानी पीटर को पता चलता है कि वो पावर स्टोन को बिना मरे इसलिए पकड़ पाया क्योंकि वो आधा ही ह्यूमन है, यानी उसके पिता किसी एंशिएंट अननोन स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। पीटर अपनी माँ का दिया हुआ प्रेजेंट खोलता है, जहाँ उसे मिलता है ऑसम मिक्स वॉल्यूम 2। गार्डियंस मिलानो पर एक गाने बजाते हुए निकल जाते हैं, जहाँ ग्रूट की सैपलिंग को प्लांट कर दिया जाता है और उससे निकल कर आता है बेबी ग्रूट। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में कलेक्टर अपने बर्बाद हुए कलेक्शन के बीच बैठा है, जहां कॉस्मो द स्पेस डॉग उसे आकर चाट लेती है और एक एंथ्रोपोमॉर्फिक डक जिसे हावर्ड के नाम से जाना जाता है वो कहता है छी। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। ईस्टर्न यूरोप में सुकोविया नाम के देश में एवेंजर्स, जिसमें है आयरन मैन, हल्क, थॉर, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो नताशा रोमनॉफ और हॉकाई क्लिंट बार्टन, ये सभी हाइड्रा फैसिलिटी पर अटैक कर देते हैं, जिसको चला रहा था बैरन वुल्फगैंग वॉन स्ट्रकर, जिसने कई इंसानों पर उस सेप्टर से एक्सपेरिमेंट किया है जो कि लोकी छोड़ गया था न्यूयॉर्क अटैक के दौरान, जहां उसे सफलता मिली 2 लोगों पर, मैक्सिमॉफ ट्विंस, जहां पिएत्रो मैक्सिमॉफ के पास थी सुपर ह्यूमन स्पीड और वांडा मैक्सिमॉफ के पास टेलीपैथिक और टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज थी। इस अटैक में स्ट्रकर पकड़ा जाता है, पर जब टोनी लोकी का सेप्टर लेने जाता है तो वांडा उसे दिखाती है उसका सबसे बुरा सपना और समझ जाती है कि टोनी का सपना एवेंजर्स को अंदर से खत्म कर देगा। एवेंजर्स लोकी का सेप्टर लेकर आते हैं एवेंजर्स टावर, जो कि पहले स्टार्क टावर हुआ करता था। टोनी और ब्रूस पता लगाते हैं कि सेप्टर के अंदर माइंड स्टोन का अपना एक इंटेलिजेंस है, जिसको टोनी यूज करना चाहता है अपने अल्ट्रॉन ग्लोबल डिफेंस प्रोग्राम के लिए, पर ब्रूस और टोनी ऐसा नहीं कर पाते। हालांकि अल्ट्रॉन अपने आप जाग उठता है, जहां अल्ट्रॉन ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पता लगाता है, जिसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि धरती को अगर किसी से खतरा है तो वो खुद इंसान है। अल्ट्रॉन सबसे पहले टोनी के एआई जार्विस को खत्म करता है, फिर वो एवेंजर्स पर अटैक कर देता है और इस अटैक के बीच अल्ट्रॉन लोकी का सेप्टर लेकर चला जाता है स्ट्रकर के सुकोविया बेस पर, जहां वो अपनी आर्मी बनाना शुरू करता है। वो स्ट्रकर को जान से मार देता है, जिसके बाद वो मैक्सिमॉफ ट्विंस को अपने साथ करता है। मैक्सिमॉफ ट्विंस टोनी को अपने माता पिता की मौत का जिम्मेदार मानते थे, क्योंकि जिस बॉम्ब से वो मरे थे उस पर लिखा था स्टार्क। तब वो लोग जाते हैं जोहान्सबर्ग में उलिसिस क्लॉ के पास वाइब्रेनियम खरीदने। एवेंजर्स भी वहां आ जाते हैं, जहां वो सामना करते हैं अल्ट्रॉन और मैक्सिमॉफ ट्विंस का। वांडा कैप्टन अमेरिका, नताशा और थॉर को उनका बुरा सपना दिखाती है, सिवाय क्लिंट के, जो कि वांडा को ढेर कर देता है, पर वांडा शांत नहीं होती। वो हल्क को उसका नाइटमेयर दिखाती है, जिसके बाद हल्क शुरू करता है अपना रैम्पेज। टोनी हल्क को संभालने के लिए हल्क बस्टर आर्मर को बुलाता है और एक भयंकर टक्कर के बाद हल्क वापस ब्रूस बन ही जाता है। जोहान्सबर्ग में जो हुआ उसके लिए एवेंजर्स को पूरी दुनिया बुरा भला बोल रही थी और वांडा
ने जो एवेंजर्स के दिमाग के साथ किया, उसके बाद पूरी टीम छुपने चली गई क्लिंट के फार्म हाउस में उसकी फैमिली के साथ। थॉर अपने नाइटमेयर्स की वजह से वहां से चला जाता है अपने दोस्त डॉक्टर एरिक सेल्विक से सलाह लेने। वहीं क्लिंट के घर निक फ्यूरी आते हैं और टीम को एनकरेज करते हैं अल्ट्रॉन को रोकने के लिए। सियोल में अल्ट्रॉन आता है डॉक्टर हेलन चो के पास, जिसे उसने देखा था एवेंजर्स टावर में। वहां वो हेलन और उसके साथियों को सेप्टर से अपने कंट्रोल में करता है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि उसकी सिंथेटिक टिश्यू टेक, वाइब्रेनियम और माइंड स्टोन से उसके लिए एक बॉडी बनाए। अल्ट्रॉन अपने आप को उस बॉडी में अपलोड करना शुरू करता है। तभी वांडा उसका दिमाग पढ़ती है, जहां से उसे पता चलता है कि अल्ट्रॉन दुनिया से इंसानों को मिटाना चाहता है। मैक्सिमॉफ ट्विंस अल्ट्रॉन के खिलाफ हो जाते हैं। तभी कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और हॉकाई वहां आते हैं, जहां वो सामना करते हैं अल्ट्रॉन का और उसकी सिंथेटिक बॉडी को अपने साथ ले जाते हैं। पर इसमें नताशा पकड़ी जाती है। टोनी को जार्विस मिलता है, जो कि इंटरनेट पर अल्ट्रॉन के हाथ न्यूक्लियर कोड्स लगने नहीं दे रहा था। टोनी और ब्रूस जार्विस को सिंथेटिक बॉडी में डालने की तैयारी शुरू करते हैं, पर कैप्टन और बाकी लोग उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। जहां वांडा जानती है कि टोनी अपने नाइटमेयर की वजह से ऐसा कर रहा है, पर तभी थॉर वहां आता है और अपनी थंडर की पावर से उस सिंथेटिक बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद वो बताता है कि विजन के सर पर लगा माइंड स्टोन 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक है, जो कि यूनिवर्स के सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट्स में से एक है। तब जन्म होता है विजन का, जो कि एवेंजर्स का भरोसा जीतता है थॉर का हैमर म्यूनिर उठाकर। तब विजन, मैक्सिमॉफ ट्विंस और एवेंजर्स पहुंचते हैं सुकोविया, जहां अल्ट्रॉन बाकी बचे वाइब्रेनियम से सुकोविया को हवा में उड़ाने की तैयारी शुरू करता है, ताकि वो शहर को एक मीटियोर की तरह यूज करके इंसानों को मिटा सके, जैसे डायनासोर मिटे थे। ब्रूस जाता है नताशा को आजाद करवाने, जो कि उसे मजबूर करती है हल्क बनने के लिए, ताकि वो बैटल में उन सबके काम आ सके। तब एवेंजर्स अल्ट्रॉन की आर्मी का सामना कर रहे होते हैं, पर उनके पास रास्ता नहीं होता सिविलियंस को सेफ्टी के साथ नीचे पहुंचाने का या पूरे शहर को नीचे आराम से उतारने का। तभी निक फ्यूरी आते हैं अपने हेली कैरियर के साथ। उनके साथ थे मारिया हिल, जेम्स रोडी रोड्स और अच्छे शील्ड एजेंट्स, जो एवेंजर्स की मदद करते हैं सिविलियंस को सेफ्टी तक पहुंचाने में। पर इस प्रोसेस में वांडा का भाई पिएत्रो मारा जाता है क्लिंट और एक बच्चे को बचाते हुए। वांडा इस वजह से टूट जाती है। तब वो अल्ट्रॉन की प्राइमरी बॉडी को बर्बाद कर देती है, पर उनमें से एक अल्ट्रॉन ड्रोन सोकोविया के गिरने को शुरू कर देता है। तब नीचे गिरती हुई सिटी को टोनी और थॉर ओवरलोड करते हैं, जिससे पूरा सुकोविया बर्बाद हो जाता है। इन सब के अंत में हल्क सबसे दूर चला जाता है, ताकि उसकी वजह से और नुकसान ना पहुंचे। विजन आखिरी अल्ट्रॉन को खत्म करता है और एवेंजर्स एक नए बेस से अपना काम शुरू करते हैं, जिसे चला रहे होते हैं फ्यूरी, मारिया हिल, हेलन चो और एरिक सेल्विग। थॉर वापस एसगार्ड आता है, क्योंकि उसे शक होता है कि कोई पीछे से सब कुछ मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि हाल ही में इन्फिनिटी स्टोन्स हरकत में आ गए हैं। टोनी अपने घर जाता है, क्लिंट रिटायर होता है, पर कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो असेंबल करते हैं एक न्यू एवेंजर्स टीम, जिसमें थे रोडी, विजन, सैम विल्सन और वांडा। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में थैनोस अपने हाथ में इन्फिनिटी गाउंटलेट पहनता है, ये कहते हुए कि बहुत हुआ, अब उसे खुद ही सारे इन्फिनिटी स्टोन्स जमा करने होंगे। एंटमैन 1989 में साइंटिस्ट हैंक पिम शील्ड से इस्तीफा दे देते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि शील्ड उनके एंटमैन श्रिंकिंग टेक को बनाने की कोशिश कर रहा है। हैंक का मानना था कि उनका टेक किसी और के हाथों में बहुत खतरनाक साबित होगा, इसीलिए वो अपने जीते जी उसे किसी के हाथ में नहीं जाने दे सकते। प्रेजेंट डे में हैंक की बेटी होप वैन डाइन और हैंक का पुराना चेलर डैरेन क्रॉस, दोनों ने मिलकर हैंक को उसकी कंपनी पिम टेक्नोलॉजी से निकाल दिया है। इन सब के ऊपर क्रॉस बहुत करीब है अपना खुद का श्रिंकिंग सूट बनाने के, जिसको वो प्राइवेट कंपनीज और मिलिट्री को बेचना चाहता है। ये सोचकर ही हैंक डर जाता है। दूसरी तरफ स्कॉट लैंग नाम का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जेल की सजा काटकर बाहर निकल रहा था। उसे सजा हुई थी क्योंकि उसने अपनी कंपनी को लोगों को लूटने से रोका था। जेल से निकलकर स्कॉट अपने जेल के साथी लुई के साथ रहने जाता है, जिसके बाद वो मिलता है अपनी बेटी कैसी से। पर उसका अचानक अपनी बेटी से ऐसे मिलना उसकी एक्स वाइफ मैगी और उसके फियांसे पुलिस डिटेक्टिव पैक्सटन को सही नहीं लगता, जो कि उसे चाइल्ड सपोर्ट ना देने के लिए सुनाते भी हैं। अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से स्कॉट कोई भी जॉब ज्यादा समय तक नहीं कर पाता। तब हार कर वो लुई का क्रू ज्वाइन करता है, जहां वो लोग एक चोरी करने का प्लान करते हैं। स्कॉट एक घर में घुस जाता है और उनकी तिजोरी खोलता है, जिसमें उसे कुछ ऐसा मिलता है जिसे वो सोचता है कि ये एक पुराना मोटरसाइकिल सूट है, जिसे वो अपने साथ अपने घर ले आता है। घर आकर वो सूट पहनता है और अचानक अपने आप को श्रिंक कर लेता है एक कीड़े के साइज में। ये एक्सपेरिमेंट उसको अंदर तक डरा देता है। वो वापस उस घर में घुसता है और उस सूट को छोड़कर बाहर आता है कि तभी
पुलिस उसे पकड़ लेती है। उस घर का मालिक था हैंक पिम, जो कि स्कॉट से जेल में मिलता है और अपना सूट उसे वहां देकर चला जाता है ताकि वो फिर से कीड़े जितना बनकर बाहर निकल सके। तब हैंक स्कॉट को बताते हैं कि उन्होंने उसको उसके बेवकूफ दोस्त लुई के थ्रू उससे उसका सूट चोरी करवाया एक टेस्ट के तौर पर, और अब वो चाहते हैं कि स्कॉट एंटमैन बनकर क्रॉस के यहाँ से उसका येलो जैकेट सूट चुराए। हैंक की बेटी होप सीक्रेटली हैंक का ही साथ दे रही थी और क्रॉस पर नजर रख रही थी, जिसे क्रॉस के इरादे पता थे। होप और हैंक मिलकर स्कॉट को ट्रेनिंग देते हैं लड़ने की और एंट्स को कंट्रोल करने की। उसे पिम पार्टिकल डिस्क भी दिए जाते हैं जिससे चीजें छोटी या बड़ी की जा सकती है। स्कॉट इस काम के लिए मना करता रहता है, पर हैंक समझाते हैं कि वो अपनी बेटी की नजर में हीरो नहीं बन पाए, पर स्कॉट के पास मौका है अपनी बेटी की नजर में हीरो बनने का, उसे वो मौका खोना नहीं चाहिए। होप के मन में हैंक के प्रति गुस्सा था क्योंकि उसकी माँ के मरने के बाद से उसके पिता उससे दूर हो गए थे। हैंक बताते हैं कि होप की माँ एक सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल को डिसेबल करने के लिए सब एटॉमिक साइज की हो गई थी, जिसके बाद वो क्वांटम रियल में गायब हो गई, और इसीलिए हैंक स्कॉट को चेतावनी देते हैं कि सूट का रेगुलेटर ना छेड़े, नहीं तो सब एटॉमिक होकर क्वांटम रियल में खो जाएगा। आगे स्कॉट सूट पर पकड़ बना लेता है। तब हैंक उसे पुराने स्टार्क वेयरहाउस से उनका एक टेक चुराने को कहते हैं, पर वहां पहुंचकर पता चलता है कि वो पुराना स्टार्क वेयरहाउस अब नया एवेंजर्स बेस है, जहां स्कॉट का सामना होता है सैम विल्सन से, पर स्कॉट उसे ढेर करके वो टेक ले आता है। दूसरी तरफ क्रॉस येलो जैकेट को परफेक्ट कर लेता है और एक पार्टी रखता है पिम टेक के हेडक्वार्टर्स में। स्कॉट इस मिशन पर अपने क्रू को भी अपने साथ ले लेता है और एक चींटियों की भीड़ के साथ घुस जाता है उस बिल्डिंग में और कंपनी के सर्वर्स को बर्बाद कर देता है, जिसके बाद वो वहां बॉम्ब प्लांट करके येलो जैकेट चुराने जाता है। पर इन सब के बारे में क्रॉस को पहले से ही पता था, जो कि स्कॉट को पकड़ लेता है और हैंक और होप को भी, जिसके बाद वो बताता है कि उसकी शुरू से ही स्कॉट पर नजर थी और अब वो येलो जैकेट और एंटमैन सूट को हाइड्रा को बेचने वाला है। स्कॉट अपने आप को वहां से आजाद करता है और वो और होप मिलकर वहां सबकी धुलाई कर देते हैं, पर उनमें से एक क्रॉस के पार्टिकल्स का वायल लेकर भाग जाता है और हैंक को गोली लग जाती है। स्कॉट क्रॉस के पीछे जाता है और बिल्डिंग में बॉम्ब फट जाता है, जहां से हैंक और होप हैंक के टेक की मदद से निकलते हैं। क्रॉस येलो जैकेट पहनकर स्कॉट के सामने आता है और तब शुरू होती है एंटमैन और येलो जैकेट की लड़ाई और स्कॉट येलो जैकेट को ढेर भी कर देता है, पर इसके ठीक बाद उसे पैक्सटन आकर पकड़ लेता है। पर तब तक क्रॉस पहुंच जाता है स्कॉट की बेटी के पास ताकि स्कॉट उस तक आए। फिर ये फाइट कंटिन्यू होती है जहां स्कॉट क्रॉस की बैंड बजा चुका था, पर जब क्रॉस स्कॉट की बेटी पर अटैक करने जाता है तब स्कॉट जाता है सब एटॉमिक और वो क्रॉस के सूट को छेदना शुरू करता है। जहां क्रॉस के पहले हाथ पैर छोटे होते हैं, फिर वो अचानक वहां से गायब हो जाता है। सब एटॉमिक होने की वजह से स्कॉट पहुंच जाता है क्वांटम रियल में, पर वो हैंक के पिम पार्टिकल डिस्क को रेगुलेटर में डालता है और वापस आता है नॉर्मल दुनिया में। स्कॉट के इस जबरदस्त काम के लिए पैक्सटन स्कॉट को जेल नहीं जाने देता। दूसरी तरफ जब हैंक को पता चलता है कि स्कॉट क्वांटम रियम जाकर वापस आ गया है, तो वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि शायद उनकी वाइफ भी जिंदा होगी। आगे स्कॉट मिलता है लुई से, जो कि उसको बताता है कि उसे उसके सोर्सेज के भी सोर्सेज से पता चला है कि एवेंजर्स सैम विल्सन उसे ढूंढ रहा है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हैंक अपनी बेटी होप को उसका वास्ट प्रोटोटाइप सूट देते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में स्टीव रॉजर्स और सैम विल्सन के हाथ लगता है बकी, पर वो इसके बारे में टोनी को नहीं बता सकते किसी अकॉर्ड्स की वजह से, पर सैम किसी को जानता है जो उनकी हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों ये था रिकैप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 2 का। हमें ये स्टोरीज पता है, पर तब भी इनके रिकैप, इनके इंटरकनेक्टेड नेचर और इनके कॉलबैक्स को देखकर मजा ही आ जाता है। पर आप मुझे बताओ कि आपका इस रिकैप के बारे में क्या कहना है? क्या थॉर द डार्क वर्ल्ड के इवेंट्स के बाद भी थॉर जेन को टाइम दे पाएगा? क्या क्रॉस का येलो जैकेट मर चुका है या वो वापस आएगा? क्या वांडा के नाइटमेयर ने सही में एवेंजर्स को तोड़ना शुरू कर दिया है? आइए कमेंट्स में इस बारे में बात करें। मैंने अभी तक फेज 1 के साथ साथ वांडा विजन, डेयरडेविल के तीनों सीजन, द बॉयज और हाउस ऑफ ड्रैगन का भी रिकैप दिया है, तो जल्दी से जाके उन्हें चेकआउट करें। रिकैप अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।